तो नमस्कार दोस्तों, एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, एडिटोरियल है, उस पर हम विचार करेंगे और इस पर हमारी सरकार को विचार करना चाहिए क्योंकि जो मुद्दा है दोस्तों वो बहुत ही गंभीर विषय बन चुका है। अब फिलहाल इस स्थिति से बाहर निकलने में बहुत समय लग जाएगा हमको। तो ये मुद्दा है दोस्तों, सरकार का कर्ज है जीडीपी के बराबर हो चुका है। समग्र इस पर चर्चा करेंगे हम। समग्र कर्ज की रोशनी में बचतों और कर्ज का अनुपात डरावना हो चला है। तो हमारा कर्ज दोस्तों इतना हो चुका है कि वो जीडीपी के बराबर पहुंच चुका है। अब क्या आपको पता है हमारी जीडीपी कितनी है? इस पर चर्चा करेंगे हम। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि हमारी जीडीपी है ना, जो 273.07 लाख करोड़ है प्रचलित मूल्यों पर, तो ठीक है ना, प्रचलित मूल्यों पर, जबकि स्थिर मूल्यों पर हमारी जीडीपी, स्थिर मूल्य आपको पता है कितना होता है? 2011-12 के आधार वर्ष हमने तय कर रखा है। तो इस पर हमारी जीडीपी लगभग 157.060 लाख करोड़, ये हमारी जीडीपी है। तो ये हमारी जीडीपी, तो ये कहना क्या चाह रहा है? ये पॉइंट ये कहना चाह रहा है दोस्तों, इसको मिटा देते हैं। बहुत संवेदनशील मुद्दा है, सरकार को विचार करना चाहिए, नहीं तो ये संकट बहुत गहरा जाएगा। पहले भी अम्बेडकर जी ने इसके बारे में कहा था। देखिए, जो कह रहा है ये कि हमारा जो कर्ज है, सरकार का जो कर्ज है वो जीडीपी के बराबर पहुंच चुका है। अब इसको हम विस्तृत अध्ययन करते हैं, इसके बारे में एडिटोरियल में क्या कहा गया। तो दोस्तों, जो अम्बेडकर जी है हमारे, उनको याद करने का सबसे मौजू वक्त है। ये मौजू वक्त इसलिए नहीं है कि संविधान, जो जनवरी में हमारा संविधान लागू होने वाला है 26 जनवरी को, बल्कि इसलिए है कि आई एम एफ ने जो कि महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है, कि उसने भारत को चेतावनी दी है कि सरकार का कर्ज है वो राज्य और केंद्र का भारत की जीडीपी के बराबर होने वाला है। मैंने आपको जीडीपी बता दिया हमारी कितनी, ये खतरे का बिंदु है। इस चेतावनी का डॉक्टर अम्बेडकर से गहरा संबंध, क्यों संबंध? इसका अगस्त 1949 में उन्होंने संविधान सभा की बहस, अनुच्छेद 292 में, जो कि पहले 268 में था, ठीक है ना, बहस में उन्होंने कहा था कि संसद को कानून बनाकर सरकार के कर्ज की सीमा तय करनी चाहिए, सरकार को कर्ज की सीमा तय करनी चाहिए। वैसे आईएमएफ ने और वर्ल्ड बैंक ने 60% की सीमा तय कर रखी कि इसका जो जीडीपी का 60% तक अधिकतम मैक्सिमम हो सकता है। ठीक है, हम नेक्स्ट आगे देखते हैं। लेकिन भारत ने ऐसा कोई कानून नहीं बनाया कि कर्ज की सीमा तय नहीं की भारत ने, और कर्ज का पानी नाक से होकर अब हलक तक पहुंच गया है। अब इतना कर्ज हो चुका है हमारा, नाक से होकर वो हलक तक पहुंच चुका है, मतलब बहुत ज़्यादा कर्ज हो चुका है हमारी सरकार के ऊपर। तो देखते हैं आगे क्या कहा है एडिटोरियल में। कर्ज की गहरी गांठ कितनी भारी है? 2 साल पहले श्रीलंका में जब कर्ज का संकट खोल रहा था, तब आईएमएफ ने भारत के कर्ज को लेकर अपना पहला अलार्म बजाया था। आईएमएफ ने पहले भी हमें चेतावनी दी थी, लेकिन हम नहीं चेते। मगर सरकारी बिगुल वादन में कौन सुनता? किसी देश का कुल सार्वजनिक कर्ज, इसको छोटा करते हैं थोड़ा, कुल सार्वजनिक केंद्र व सरकारों का, सरकारी कंपनियों का कर्ज जीडीपी के बराबर पहुंचने वाला है। हमारा कर्ज है दोस्तों, वो जीडीपी के बराबर होने वाला है। बल्कि ये होना कितना चाहिए, देखो मैं आपको बता दूँ, पूरा देश मिलकर जितना उत्पादन करता है, तो जीडीपी होती क्या है? जो एक वित्तीय वर्ष है उसमें हमारे जो जो भी वस्तुएं है, सेवाएं है, उनका जो भी अंतिम मूल्य होता है, वही जीडीपी होती है। तो हमारे देश का जितना उत्पादन करते हैं हम, उसके बराबर मूल्य है वो हमारा कर्ज हो चुका है। उसके कुल मूल्य से ज़्यादा कर्ज मुट्ठी भर सरकारों ने ले रखा है। विश्व बैंक और आईएमएफ के पैमानों पर किसी देश के पब्लिक डेब्ट मतलब ऋण है, यहाँ पर जो कर्ज है उसका अधिकतम स्तर जीडीपी का 60% से फीसदी होना चाहिए। अधिकतम, इसने कह रखा कि अधिकतम वो 60% होना चाहिए। इससे ऊपर जाने पर अपार खतरे हैं। भारत संकटग्रस्त देशों के एक ऐसे समूह का हिस्सा है जिनका कुल सार्वजनिक कर्ज उनके जीडीपी का 100% या इससे ज़्यादा है। ये देख सकते हो आप, भारत संकटग्रस्त देशों के ऐसे समूहों का हिस्सा है जिसका सार्वजनिक कर्ज है ना, वो जीडीपी का 100% है या इससे ज़्यादा है। जबकि होना कितना चाहिए? 60% ही होना चाहिए। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने इसके लिए सीमा तय कर रखी, जो कि हमारी सरकारों ने कोई सीमा तय नहीं कर रखी है। ठीक है, इनमें वेनेजुएला ऐसे देश हैं जिनमें भी 100% अधिक। वेनेजुएला, इटली, पुर्तगाल, ग्रीस जैसे बीमार अर्थव्यवस्था और मोजाम्बिक, भूटान और सूडान जैसे देश इसमें शामिल है। कोविड पर कितनी तोहमत, मतलब हम बात करते हैं क्या कोविड की वजह से हुआ है, तो ये इसमें भी
चर्चा करेंगे हम, आगे आपको पता चलेगा ये कोविड का फर्क नहीं है, कोविड में जितना कर्ज लिया गया था उससे ज़्यादा कर्ज तो अभी लिया गया है। तो इस पर चर्चा करते हैं हम। देखिए, कोविड की से खर्च बढ़ने के कारण सरकारी खर्च बढ़ना खाली एक आधा सत्य है, अर्ध सत्य है। सरकारी आर्थिक सर्वेक्षण बताती है रही है कि केंद्र सरकार का कर्ज और जीडीपी का अनुपात 2016 में सिर्फ 2016 के बाद से बिगड़ना शुरू हुआ है। तो ये कर्ज है दोस्तों 2016 के बाद से बिगड़ना, हमारा जो कर्ज का अनुपात है जीडीपी का अनुपात है वो उसी के बाद से बिगड़ना शुरू हुआ है। 2016 में जीडीपी के अनुपात, वो कर्ज का अनुपात हमारा सिर्फ 45% था, जीडीपी का 45% था, जो कि 2020-21 में 60% हो गया, जो कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की सीमाएं फीसदी पर पहुंच गया। और राज्य तो बड़े ही बहादुर, कर्ज बहादुर है। 2016 में राज्यों का, आगे देखते हैं, जीडीपी के अनुपात में 25% था, पर अब यह 31% हो चुका है। केंद्र और राज्य सरकारों और सरकारी कंपनियों का कर्ज यानी कि कुल पब्लिक डेब्ट जीडीपी के बराबर हो चुका है। कितना बड़ा खतरा है, अब इसके बारे में चर्चा करते हैं। इसने विस्तृत, आज ये अच्छा एडिटोरियल लगा तो मैंने सोचा आपको बताना चाहिए इसके बारे में। तो करंट के महत्वपूर्ण मुद्दा है ये। भूले भारतीय समझते हैं, मतलब हमारे नागरिक समझते हैं कि विदेशी कर्ज ही खतरनाक है। आईएमएफ ने कहा है कि भारत का घरेलू कर्ज विस्फोटक स्तर पर है। यह अर्थव्यवस्था सरकार और बैंकों के गठजोड़ के कर्ज जाल में फंस रही है। अर्थव्यवस्था है हमारे बैंक और सरकारों की गठजोड़ के कर्ज जाल में फंस रही है। बैंकों की कुल कर्ज होल्डिंग में सरकारी कर्ज का हिस्सा वो 30% है, खतरनाक ऊंचाई पर है। इस पैमाने पर पाकिस्तान है, जो ये 30% है ना हमारा सार्वजनिक कर्ज, सरकारी कर्ज, उसका पाकिस्तान, घाना और इजिप्ट की हालत भारत से ही खराब है। यही देश है जिनकी भारत हालत है वो भारत से खराब है। वित्त वर्ष 2023-24 में 15.43 लाख का जो कर्ज लिया गया है, 2023-24 में 15.43 लाख करोड़ का, 15.43 लाख करोड़ का कर्ज लिया गया है। का कर्ज कोविड-19 के दौरान लिए गए कर्ज से ज़्यादा है। तो ये देख सकते हो आप, अभी जो कर्ज लिया गया है वो कोविड-19 से ज़्यादा है। इसका मतलब हम ये नहीं कह सकते कि हमारा कर्ज भार कोविड-19 की वजह से बड़ा है, क्योंकि इससे ज़्यादा कर्ज तो हम फिलहाल ले रहे, वर्तमान में ले रहे। नया कर्ज महंगी ब्याज दरों पर भी लिया जा रहा है और ब्याज दर भी महंगी हो चुकी है, क्योंकि सरकार के 10 साल के कर्ज की ब्याज दर अब रिकॉर्ड 7% की ऊंचाई दर पर है। ब्याज दर वो भी 7% हो गई। बीते साल की सरकारी आर्थिक समीक्षा ने बताया था कि केंद्र सरकार का करीब 70% कर्ज है वो लंबी नहीं बल्कि छोटी अवधि है, 10 साल के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए कर्ज नहीं, सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए कर्ज है, वो भी 10 साल के लिए, ठीक है। इसलिए क्योंकि नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि लंबे वक्त तक ब्याज, मतलब 2024 के, क्या हो रहा है इसको, ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा ये, क्योंकि ये रुक नहीं रहा यहाँ पर, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, लंबे वक्त तक ब्याज 2024 के, इसको हटाते हैं, काम क्यों नहीं कर रहा तू, पता नहीं क्या हो गया इसको, चलो करते, नहीं हटता है तो। लंबे वक्त तक ब्याज 2024 के कुल बजट का 24% का बोझ उठाने की कुव्वत नहीं है। दो लंबे वक्त का जो ब्याज लेते हैं हमको उसका भी बोझ उठाने की कुव्वत नहीं है, इसलिए शॉर्ट टर्म जो कर्ज वो लिया जा रहा है 10 वर्ष तक का। 2023 में करीब 4.21 लाख करोड़ का पुराना कर्ज है वो चुका है। 2023 में सिर्फ कितना कर्ज चुका है हमारा, 4.21 लाख करोड़ का, जबकि हमारे 2023 से 28 के बीच सामान्य औसत से जितना कर्ज होना चाहिए उसका 4 गुना अभी कर्ज चुकाना हमारे सिर पर है। देख सकते हो भारत कितनी खराब है कर्ज की स्थिति में। सबसे बड़ा जोखिम क्या है, तो इसके बारे में चर्चा करें। कर्ज का सबसे का बोझ सरकार तक सीमित नहीं है, कंपनियों और निजी लोगों ने भी कर्ज ले रखा है। इसलिए निवेशक किसी देश के कर्ज को समग्रता में देखते हैं। समग्र कर्ज की रोशनी में बचतों और कर्ज का अनुपात डरावना हो चला है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा कर्ज हो चुका है। अर्थव्यवस्था में बचत की वास्तविक गणना शुद्ध बचत पर केंद्रित होती है, यानी कि वह बचत तो कर्ज के अलावा है। शुद्ध बचत को सरकार के कुल घाटे के अनुपात में देखा जाता है, क्योंकि यही बचत सरकारों के बैंक खातों के जरिए कर्ज बनकर पहुंचती है। बिल्कुल सही बात है। वर्ष 2023 में भारतीय परिवारों की शुद्ध बचत है वो 50 साल के न्यूनतम स्तर पर जीडीपी के अनुपात में 5.1% पर आ गई थी, जबकि इस वित्त वर्ष में समग्र राजकोषीय घाटा केंद्र का 5.9% रहा है, राज्य का 3.1%
वो करीब 9% के बीच रहने का आकलन है। राजकोषीय घाटा ही सरकार के कुल कर्ज का दूसरा नाम है। जो राजकोषीय घाटा होता है वो ही कर्ज है सरकार का, ठीक है। इस हिसाब से पता चलता है कि देश के परिवार जितना बचा रहे उससे ज़्यादा तो अकेले सरकार ने कर्ज ले रखा है। सरकार को कर्ज लेना होगा, यही सबसे खतरनाक पक्ष है। देश की बचत कुल कर्ज जरूरतों के लिए पर्याप्त नहीं है। हमारी बचत है वो कर्ज की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकती। हमारे स्तर पर बहुत ज़्यादा कर्ज हो चुका है। नोट छापने होंगे या विदेश से कर्ज लेना होगा, अब ये विचार सरकार को करना है। अमेरिका से तुलना करें, अमेरिका की दोस्तों अलग बात है, क्योंकि अमेरिका उसकी जो करेंसी है वो अंतर्राष्ट्रीय करेंसी है, सारा व्यापार लेन देन उसी में होता है, तो उसका वैल्यू तो सबसे ज़्यादा है और हमारी वैल्यू उससे बहुत कम है। तो इस वजह से अमेरिका से तुलना करें, कर्ज जीडीपी और कर्ज के अनुपात की चर्चा चलते लोग अमेरिका को बीच में लाते हैं, जिसका कर्ज जीडीपी से कहीं गुना ज़्यादा है। मगर अमेरिका का मामला ज़रा फ़र्क है। वह दुनिया की केंद्रीय करेंसी है, डॉलर का मालिक है। पूरी दुनिया अमेरिका से डॉलर लेकर कर्ज देती है। अमेरिका सरकार के ब्रांड दुनिया में सबसे ज़्यादा निवेश, सुरक्षित निवेश है। इसके बाद भी अमेरिका में कर्ज का निर्धारित स्तर पार होते ही सरकार है वो रुक जाती है। उनका निर्धारित स्तर है उनका, वो पार होते ही फिर सरकार कर्ज नहीं लेती। विपक्ष सवाल पूछता है, अम्बेडकर यही चाहते थे, जैसा कि अम्बेडकर ने 1949 में बोल दिया था कर्ज की भाई सीमा तय होनी चाहिए, लेकिन नहीं हुई। इसलिए अम्बेडकर यही चाहते थे कि सरकार की कर्ज की सीमा तय की जाए। कर्ज ज़्यादा चाहिए तो संसद को वह वजह बताई जाए जिसकी वजह से कर्ज लिया जा रहा है। सवालों के जवाब दिए जाए, मगर ऐसा नहीं हुआ और कर्ज जाल में फंस गए। डालना जरूरी है। भारत की सरकार का कर्ज देश के बैंकों को एक लूम डूम में ढकेल रहा है। लूम डूम यानी किसी देश की सरकार अपने बैंकों को कर्ज लेते लेते डिफॉल्ट हो जाती है। बैंक भी डूबते, सरकार भी डूबती है। 1998 में रूस और 2001-2 में जो अर्जेंटीना इसी तरह से बर्बाद हुए थे। और हमारी भी कर्ज की स्थिति दोस्तों बहुत ख़राब है। तो ये एडिटोरियल था, मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने इसके बारे में चर्चा की आपसे। तो अगर ये आपको अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो।